ऐसी काफी सारी घटनाएं अक्सर घटती रहती हैं, जिसके कारण एक व्यक्ति असल में एक सीरियल किलर बन जाता है। वैसे आप ही सोचकर देखिए कि अगर कोई लड़की किसी लड़के की थोड़ी बहुत बेइज्जती कर दे तो क्या वो एक नरभक्षी बन जाएगा, एक इतना ज्यादा खतरनाक सीरियल किलर जो कि छोटे मोटे बच्चों से लेकर एक जवान लड़की को भी अपना शिकार बना ले और उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाए कि वो उन्हें मारकर कुकर में पकाकर खाने लगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। घटना दिल्ली के पास मौजूद नोएडा के निठारी गांव की है, जब उस इलाके से अचानक से बच्चे बड़े ही अजीब तरीके से गायब होने लगे और यही कारण है कि लगातार बच्चे गायब होने के कारण निठारी में मौजूद पुलिस स्टेशन के अंदर 20 से कहीं ज्यादा ऐसे मामले दर्ज किए गए जहां पर उन लोगों का मानना था कि हमारे बच्चे गायब हो गए या फिर उन्हें कोई उठा ले गया। बच्चे लगातार गायब हो रहे थे और रिपोर्ट के ऊपर रिपोर्ट आ रही थी, लेकिन पुलिस इसके ऊपर ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रही थी क्योंकि पुलिस के ऊपर उस टाइम काफी ज्यादा बर्डन था और इस जगह पर पहले भी अक्सर बच्चे गायब हुए थे और वो बच्चे अक्सर मिल भी गए थे। लेकिन जिन घर वालों ने आकर ये रिपोर्ट की थी कि हमारा बच्चा गायब हो गया, तो उन्होंने बच्चा मिलने के बाद आकर ये सूचना तो दी ही नहीं कि हमें बच्चा मिल गया है। और इसी तरह लगातार मुकदमे तो बढ़ते गए, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी बंद नहीं हुई। पुलिस अब की बार फिर से इस केस पर इतना ध्यान नहीं दे रही थी और ये मामला जनवरी 2006 से मई 2006 तक यूं ही लगातार चलता रहा। पुलिस ने वहां पर जाकर किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन तो की नहीं, लेकिन वहां से लगातार बच्चे गायब हो रहे थे और वहीं पर मौजूद एक थोड़ी सी दूर एक पानी की टंकी मौजूद थी और वो लगभग सुनसान इलाके में थी। वहां के लोगों का मानना था कि इस टंकी के आसपास कोई भूत रहता है जो कि हमारे बच्चों को पकड़ लेता है और उसके बाद बच्चों का नामो निशान तक नहीं मिल पाता। सभी लोग वहां पर मौजूद अपने बच्चों को ये बोलते कि तुम्हें उस पानी वाले टंकी के पास नहीं जाना चाहिए और ना तुम्हें कभी भी गलती करके वहां पर जाना। और इसी तरह मामला चलते चलते 7 मई 2006 को एक व्यक्ति इसी तरह का मामला लेकर पुलिस स्टेशन आता है जिसका नाम नंदलाल था। उसने बताया कि मेरी एक 21 साल की लड़की है जो कि पिछले बच्चों की तरह ही गायब हो गई है, तो प्लीज आप आकर मेरी मदद कीजिए। वो भी एक काफी ज्यादा गरीब आदमी था जिसके वहां जाने के बाद पुलिस ने उसकी रिपोर्ट लिखने में भी काफी ज्यादा आनाकानी की क्योंकि उन्हें अभी भी शक था कि ये भी पहले वाले उन्हीं केसों की तरह कोई केस होगा जहां 1-2 दिन बाद इनकी लड़की वापस आ जाएगी और हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा फाइल भरने के अलावा कुछ नहीं बच पाएगा। और वो ये लोग तो बाद में आकर ये भी नहीं बताएंगे कि हमें हमारी बच्ची मिल गई और इस केस को क्लोज कर दीजिए, जिसके चलते उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन नंदलाल था कि यहाँ रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं था। उसने खुद जाकर अपनी बच्ची की इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी और जांच की कि आखिरकार वो चलते चलते इस तरह रोड से गायब कैसे हो गई। वहाँ रोड पर जाकर उसने अपनी बच्ची के बारे में लोगों से पूछना शुरू कर दिया और उसे पता चला कि उसकी बेटी एक रिक्शा में बैठकर इस पानी वाली टंकी की तरफ आई थी और उसके बाद वो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि वो कहाँ पर गई। उसके बाद उसे पानी वाली टंकी का नाम सुनते ही वो लड़कियों का और बच्चों का गायब होने वाला मामला भी याद आया कि वहां पर तो कुछ ऐसा भी चल रहा था, तो वो कहां पर गई होगी। वो रिक्शे वाला दरअसल एक उसी इलाके का था जो कि थोड़ी मशक्कत करने के बाद उसे मिल जाता है। तो रिक्शे वाले ने बताया कि उसने उसकी लड़की को वहीं पर मौजूद एक D5 नंबर के एक घर में चली गई थी। उसने जब उससे किराया मांगा तो उसने कहा कि वो अंदर से जाकर पैसे लेकर वापस आएगी, लेकिन वो अंदर चली तो गई लेकिन वापस नहीं आई। और काफी देर तक वेट करने के बाद जब 5 से 10 मिनट बीत चुके थे तो उसने वहां पर जाकर उसने उस दरवाजे को खटखटाया और उसके अंदर से एक लगभग 50-55 साल का एक आदमी बाहर निकल कर आया। उसने कहा कि इसी तरह एक लड़की अंदर गई थी लेकिन अभी तक उसने मेरे पैसे नहीं दिए। तो उस आदमी ने कहा कि यहाँ पर कोई लड़की नहीं आई, जिसके बाद वो रिक्शा वाला थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि ये अंदर तो गई थी तो गई कहां पर। जिसके बाद वो ज्यादा देर तक वहां वेट नहीं कर सकता था क्योंकि उसे और भी कस्टमर चाहिए थे। बिना कुछ बोले वहां से चला गया। जिसके बाद वो उस घर में जाता है और फिर से वहां पर जाकर पूछताछ करता है। उस टाइम वहां पर एक और व्यक्ति था जिसने कहा कि यहाँ पर कोई लड़की नहीं आई और यहाँ पर सिर्फ मेरे मालिक रहते हैं, वो कभी कभार यहाँ पर आते हैं और अक्सर वो भी बाहर ही रहते हैं।
जिसके बाद वो कहता है कि मेरी बेटी यहाँ पर अंदर आई थी, मेरे को इस तरह एक रिक्शा वाले ने बताया। उसने कहा कि यहाँ पर किसी तरह की कोई लड़की नहीं है, प्लीज आप यहाँ से जा सकते हैं। वो फिर से पुलिस स्टेशन गया और अपनी सारी की सारी बातें पुलिस वालों को बताने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम भी पुलिस स्टेशन में मौजूद किसी भी व्यक्ति ने उसकी बातों पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते वो सीधा हाई कोर्ट जा पहुंचता है। इस तरह बताता है कि जनाब, ना तो मेरी कंप्लेंट लिखी जा रही है और ना ही मेरी बच्ची को ढूंढा जा रहा है। और उसने हाई कोर्ट में ये भी बताया कि हमारे इलाके से इस तरह काफी सारे बच्चे अब तक गायब हो चुके हैं, लेकिन उनकी भी किसी तरह की कोई खोजबीन नहीं की गई। जिसके बाद हाई कोर्ट वालों ने भी जवाब मांगा कि इतने सारे बच्चे गायब हो चुके हैं और तुम लोगों ने रिपोर्ट तक नहीं लिखी, इसका कारण क्या है। वहां पर मौजूद इंस्पेक्टर ने बताया कि जनाब, यहाँ पर बच्चे गायब जरूर होते हैं, पहले भी होते रहे हैं। जिसके बाद हम उनकी रिपोर्ट तो लिख लेते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें इनके बच्चे मिलते हैं तो ये आकर किसी भी तरह की ये रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते कि हमें हमारा बच्चा मिल गया है, प्लीज अपनी इन्वेस्टिगेशन रोक दीजिए। और यही कारण है कि बच्चा इनके घर पर घूमता रहता है, खेलता रहता है और हम उसे किसी बाजार में ढूंढते मिलते हैं, जिसके कारण सिर्फ केस बढ़ते जाते हैं और बर्डन बढ़ता जाता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट के आदेश आए तो पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई और वो उस कोठी के अंदर जाकर छानबीन करना शुरू कर देती है कि ये कोठी किसकी है और वहां पर जो बच्ची आई थी वो कहां पर गई, यहाँ पर किसी तरह का क्या कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद है। पुलिस को वहां पर जाकर पता चलता है कि इस कोठी का मालिक मनिंदर सिंह पंडेर है, जो कि यहाँ पर पुलिस आने से कुछ ही देर पहले अपने गांव हरियाणा में चला गया और इस टाइम सिर्फ और सिर्फ उसकी कोठी में उसका एक नौकर सुरेंद्र कोहली रहता है। इस मकान का मालिक कभी कभार यहाँ पर रंगरलियां मनाने के लिए आता है और वो यहाँ पर ज्यादा देर तक ठहरता भी नहीं है। बात जब सुरेंद्र से उसके घर हरियाणा में उसके गांव जाकर की गई तो उसने बताया कि इस तरह की कोई लड़की मेरे पास नहीं आई, लेकिन पायल नाम की वो लड़की जो कि गायब हो गई थी, उसके पिता ने उसका मोबाइल नंबर पुलिस वालों को दिया और जब पुलिस वालों ने उसके नंबर को ट्रैक किया तो उसका मोबाइल अभी भी उस घर में ही मौजूद था। घर के मालिक और नौकर दोनों को पुलिस ने धर लिया और उनसे थोड़ा दबाव बनाकर पूछने की कोशिश की कि आखिरकार ये नंबर यहाँ पर कैसे आया और ये मोबाइल तुम्हारे घर में क्या कर रहा है। ये थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो लोग उस घर के बैकयार्ड में देखते हैं जहां से एक गंदा नाला गुजर रहा था। वहां पर मौजूद उस इन्वेस्टिगेशन पर गए कुछ ऑफिसर्स उस नाले को थोड़े ध्यान से देखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये नाला सभी घरों के पीछे है और यहाँ से कोई आ जा भी नहीं सकता। लेकिन अजीब बात वहां पर ये थी कि वहां पर कुछ ताजे और काफी सारे पॉलीथीन के बंडल वहां पर गिरे हुए थे और उनसे थोड़ी बदबू भी आ रही थी और उन्हीं पैकेटों में से काफी सारे पैकेट तो पुलिस को लगा कि ये जरूर किसी न किसी तरह से गड़बड़ में है, जिसके चलते बिना देरी किए वहां पर क्रेन की मदद से पीछे जाने का इंतजाम किया गया और वहां पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। वहां से एक एक करके वो सभी के सभी जो थैली थी वो निकालनी शुरू की और उन पैकेटों को भी देखते हुए पहली नजर में उन लोगों की रूह कांप गई, क्योंकि उनके अंदर का मंजर ही कुछ ऐसा था। जब एक पुलिस वाले ने थैली को खोला तो उसके अंदर एक इंसानी गर्दन मौजूद थी जो देखने में काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग लग रही थी। वो थोड़ी बहुत डिकम्पोज हो चुकी थी और अभी भी उसके अंदर से काफी ज्यादा बदबू आ रही थी। इसी तरह पुलिस वालों ने वहां पर मौजूद और भी काफी सारे पैकेटों को खोलकर देखना शुरू किया। उनमें से किसी में से तो इंसानी हाथ बाहर निकल रहा था तो किसी में से पैर, लेकिन खास बात यह थी कि वहां पर जितने भी पॉलीथीन मौजूद थी उनमें से सिर्फ और सिर्फ या तो सिर निकल रहे थे या फिर हाथ और पैर। उनका गर्दन से नीचे का हिस्सा और पैरों से ऊपर का हिस्सा यानी कि पेट का हिस्सा नहीं मिल रहा था। वहां पर ये सब उस घर के जस्ट पीछे मिला जहां पर वो लड़की गायब हुई थी। पुलिस वालों ने भी उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि ये सब तुम्हारे घर के पीछे से मिला है, इसके बारे में तुम लोग क्या कहना चाहोगे। यहाँ से टोटल 17 लोगों की लाशें बरामद हुई जिनकी बॉडी कंप्लीट ही नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ उनके या तो सिर मौजूद थे या फिर हाथ और पैर। ये भारत का सबसे पहला किस्सा था जहां पर गंदे नाले से इस तरह 17 डेड बॉडी मिली थी। लेकिन सब लोगों के दिमाग में एक ही सवाल आ रहा था कि आखिरकार इतना भयंकर नरसंहार किसने किया होगा। पुलिस का पूरा शक उस मालिक और उसके नौकर पर था, क्योंकि ये सब उसके जस्ट घर के पीछे मिला था। जिसके बाद सबसे पहले पंडेर के पास, उस मकान मालिक के पास पुलिस पहुंचती है और उसे अपने तरीके से पूछती है कि ये सब क्या है। तो उसने बताया कि जनाब, मैं इस तरह की
इन सब लाशों के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। हाँ, मैं यहाँ पर अपने टाइम पास के लिए, रंगरलियाँ मनाने के लिए आता ज़रूर था, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कंस्ट्रक्टर हैं उन सब के साथ मेरी काफ़ी अच्छी पहचान है और वो सब मुझे लड़कियाँ सप्लाई करते हैं, जिसके चलते जब भी मुझे टाइम मिलता है, मुझे थोड़ा मनोरंजन करना होता है, तो मैं यहाँ पर ज़रूर आता हूँ। लेकिन इन सब लाशों के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। वैसे एक दिन यहाँ पर मैं आया जरूर था और जाने से पहले मैं जब घर से निकल रहा था तो मुझे एक पायल नाम की लड़की मिली जरूर थी, लेकिन मैं उस दिन काफ़ी ज़्यादा जल्दी में था, जिसके चलते मैं उससे ज़्यादा बातें नहीं कर पाया और मैं अपने घर पर, यानी कि मुझे अपने गाँव जाना था, तो मैं जल्दी में निकल गया। सुरेंद्र के बारे में, यानी कि उसके नौकर के बारे में उसने बताया कि ये मेरा कुक है और ये मेरे यहाँ काफ़ी दिनों से नौकरी कर रहा है। वैसे ये इससे पहले मेरे एक दोस्त जो कि कर्नल है उसके यहाँ काम किया करता था। इसका परिवार उत्तराखंड में है, जहाँ ये उनसे मिलने के लिए साल 6 महीने में 1-2 बार जाता है। वैसे इन सब कत्ल के पीछे इसका हाथ है या फिर किसी और का, ये सब मैं बिल्कुल भी नहीं जानता और ना ही इन सब चीजों का आज तक उसने मेरे सामने कभी जिक्र किया है कि उसने इस तरह का कोई कांड रच रखा है। उसकी बातों में काफी ज्यादा सच्चाई उन्हें लग रही थी, जिसके चलते वो बिना देरी किए उसके नौकर के पास पूछताछ के लिए जा पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही सुरेंद्र ने अपना गुनाह कबूल करना शुरू किया तो उसने अपनी हरकतें इतनी ज्यादा घटिया कर रखी थी कि वहां पर पूछताछ कर रहे पुलिस वालों की भी रूह कांप गई और उसे एक अनजान जगह पर ले जाकर उससे पूछताछ की गई, क्योंकि अभी तक सभी लोगों को ये पता चल चुका था कि इन सब कत्ल के पीछे ये नौकर ही है। उसने बताया कि आज से लगभग 1 साल पहले मेरे साहब से मिलने के लिए एक 16 से 17 साल की लड़की आई थी, लेकिन साहब उस टाइम यहाँ पर मौजूद नहीं थे, जिसके चलते उस लड़की के यहाँ आते ही मैंने उसे चाय पानी पिलाया और उसके बाद उससे बातें करने की कोशिश की, क्योंकि वो मुझे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगी और मैं उससे दोस्ती करना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैंने उसे प्रपोज किया तो उसने मेरी बेइज्जती करनी शुरू कर दी कि तुमने अपनी कभी शक्ल देखी है, ना तुम अमीर हो, ना तुम्हारे पास पैसा है, ना किसी तरह की और खासियत, आखिरकार तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट कौन करेगा। जिसके बाद उसने कहा कि ये सब सुनकर मेरा काफी ज्यादा दिमाग खराब हुआ और मैंने उसे वहीं कमरे में बंद कर दिया। जिसके बाद मैंने उसका रेप किया और वहीं रखे धारदार हथियार से उसको जान से मार डाला। लेकिन अभी भी मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ था और उसे बाथरूम में ले जाकर उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करने लगा और वहां पर मौजूद उसके ऐसा हाल देखकर अभी भी मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और यही कारण था कि मैंने उसके कुछ बॉडी पार्ट्स को कुकर में डालकर उबाला और मैं खाने लगा। और इसके अलावा उसने क्या क्या कहा उसकी खुद आप मुंह जुबानी सुनिए, देखिए इस वीडियो को। तो मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। ये बता रहा है कि मैंने उसके काफी सारे शरीर के अंगों को काट कर कुकर में चढ़ाकर उबाल कर खाया और बाद में साफ सफाई करके उन सभी टुकड़ों को एक थैली में डालकर घर के पीछे जो नाला है उसमें फेंक दिया। लेकिन ये सब मुझे पहली बार करने में काफी ज्यादा मजा आया। यही कारण था कि मैं वहीं आस पड़ोस में जो बच्चे छोटे घूम रहे होते थे उन्हें अक्सर अपना शिकार बना लेता और इसी तरह मैं उनको अपना शिकार बनाकर अपने घर पर लाता, यहाँ पर उन्हें काटता, चीरता और उबाल कर खाने लगता और बाद में जैसे ही मेरा पेट भर जाता तो उन्हें एक थैली में डालकर उसी गंदे नाले में फेंक देता। मुझे लग रहा था कि शायद ये सभी के सभी यहीं पर पड़े पड़े डिकम्पोज हो जाएंगे और ऐसा ही कुछ उस नाले से भी पुलिस वालों को बरामद हुआ था और इसी पूछताछ के बीच उस लड़की के बारे में भी पूछा जाता है कि क्या तुमने ही उस लड़की को भी अपना शिकार बना लिया जो कि गायब हो चुकी है। तो उसने कहा कि हाँ जनाब, वो भी मेरे शिकार में ही शामिल है। और ये सब जब हाई कोर्ट में पहुंचा तो उसने कहा कि तूने इतने सारे मर्डर कर रखे हैं, इतने सारे बच्चों को मार रखा है, तेरे ऊपर तो काफी सारे केस चलेंगे। जिसके बाद उसे 11 केसों के लिए तो फांसी की सजा सुनाई गई और अभी भी बाकी केसों की जांच इसके ऊपर चल रही थी। इसने अपने आप को बचाने के लिए जाकर हाई कोर्ट में दरख्वास्त की कि जनाब मुझे फांसी की सजा मत दीजिए, अगर आप लोग ज्यादा ही कुछ चाहते हैं तो मुझे उम्र कैद दे दीजिए। लेकिन वहां से इसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है कि तुमने
ने काम ही ऐसा कर रखा है कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। जिसके बाद इसने राष्ट्रपति को भी अपनी एप्लीकेशन दी कि जनाब प्लीज आप मेरी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलवा दीजिए या फिर आप जैसा कुछ भी कहें। जिसके बाद राष्ट्रपति ने भी यही कहा कि तुम्हारे कुछ कारनामे ही ऐसे हैं तो मैं इस फैसले को नहीं बदलने वाला। जिसके बाद वो दिन भी आता है जब उसे फांसी देनी थी, लेकिन फांसी से 4 घंटे पहले ही उसके वकीलों को इस बात का पता चल गया कि इस तरह इसको फांसी दी जा रही है। तो वो लोग वहाँ कोर्ट में जाकर अगड़म तिगड़म लगाकर उसकी फांसी को रुकवा देते हैं। वो कहते हैं कि जनाब अभी तक इसके ऊपर केस चल रहे हैं और जब तक सारे के सारे केस पूरे ना हो जाएं तो आप लोग इसे फांसी कैसे दे सकते हैं। अभी भी उसके खिलाफ काफी सारे केसों के फैसले आने बाकी हैं। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि इस नर पिशाच को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे आपको आज की स्टोरी कैसी लगी इस बारे में भी जरूर बताइएगा। ऐसे ही और ज्यादा क्राइम की स्टोरी देखने के लिए ऑफ बीट को सब्सक्राइब जरूर करें।